रुको, आज का इस लेक्चर शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बता दे। देखो, आज के इस लेक्चर में शुरुआत में एक दो पॉइंट ऐसे आएंगे जो आपको ध्यान में रखने, और अंत में आपको मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखाऊंगा जो आपको लगेगा कि हाँ, अगर कुछ पढ़ाई होती है तो ऐसी होती है। तो अगर वो इक्वेशन जाननी है तो एंड तक बने रहना, बिकॉज अगर पूरा आपने देखा रहेगा तो एंड में पूरा आपको समझ हो जाएगा कि हाँ, अरे क्या सही इक्वेशन है ऐसा। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेलो, कैसे हो आप सब? तो आज है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 10 मेरे ख्याल से। यस, लेक्चर नंबर 10। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सारे प्रकार के क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, ठीक है। क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं, इसके बारे में जान लेना। अब जैसे हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, हमारा किसके बारे में, अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, और दूसरा किसके बारे में कवर कर चुके हैं हम, डी ब्रोगाई के वेव नेचर के बारे में, पार्टिकल और वेव नेचर के बारे में, इलेक्ट्रॉन का। आज के इस लेक्चर में हम अभी बढ़ने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ। किसकी तरफ बढ़ने जा रहे हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। सर ये क्या होता है? एक अलग ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। तो सर हम केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स? वो इसीलिए बिकॉज एटम को समझने के लिए, एटम जो भी है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है, तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कहता है हमसे? क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि किसको, सबसे पहले तो इसमें सारा जो डील होगा वो किससे होगा? एटम से होगा। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनसे डील होगा। ठीक है। दूसरी बात है, अब इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप मिलके किया था दो लोगों ने। एक था हमारा हाइजेनबर्ग, और दूसरा था हमारा जो है सबसे खास आदमी, जिसका नाम है अरविंद श्रोडिंगर। श्रोडिंगर, अरविंद श्रोडिंगर, अरविंद श्रोडिंगर, श्रोडिंगर, अरविंद श्रोडिंगर। ठीक है, क्या कह रहा है हमसे ये श्रोडिंगर भाई साहब? हाइजेनबर्ग के बारे में तो आप पढ़ चुके हो, इसके बारे में जानना है। दो बातें मैं बता दूं आपको। सबसे पहले इसके बारे में, श्रोडिंगर के बारे में। सबसे पहली, जितना कम हो सके उतना ही पढ़ना इसके बारे में, जितना कम हो सके उतना ही पढ़ना इस साइंटिस्ट के बारे में, आपके लेवल में 11th-12th पे। ठीक है? क्यों? उसका रीजन आगे अभी मालूम पड़ेगा, अंत में मालूम पड़ेगा, जैसे मैंने बोला था ना, इसीलिए। और दूसरी बात कि इस बंदे ने अलग लेवल की फिजिक्स चलाई थी, अलग लेवल का केमिस्ट्री उसने खेल गया था, और इतना सही इसने एटम में डेवलपमेंट किया था ना, जिसके कारण इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, चलो आओ बातें करते हैं। तो 1926 में इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? हमारा एक थियरी बनाई थी जिसको हम बोलते हैं आज क्वांटम मैकेनिक्स की थियरी। ठीक है, इसमें क्या होता है सर? इसमें यह होता है कि इसमें ये लोग सारे किससे डील करते हैं? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर जो भी रहता है उन दोनों को कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का, और उसके साथ उसमें क्या करते हैं? खेलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ये पढ़ चुके हैं कि बोहर वाला जो बबुआ था वो किसके ऊपर खाली वैलिड था? वो वैलिड था हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के ऊपर। तो ये लोगों ने क्या किया? ये लोगों ने सब फाइंड तो किया। श्रोडिंगर ने ये बोला कि अब तुम बोल रहे हो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की भैया जगह, पोजीशन, कौन से शहर में है, कौन से इलाके में हो, तो सब पता करना पड़ेगा ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बबुआ ने एक इक्वेशन दी जिसका नाम था, जिसको हम बोलते हैं वेव इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर इज इक्वल टू ये। अब यहां पे सर ये क्या लिखे हो? देखो समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बोला तुमको पहले ही, इसके बारे में जितना कम है उतना ही पढ़ो, जितना कम हो सके उतना ही पढ़ो। इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, इसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन। इसको हम बोलते हैं साई। तो सर पी क्यों लिखा? साइलेंट होता है। ठीक है, साई बोलते हैं। और यह होती है हमारी टोटल एनर्जी। ये जब पूरा इक्वेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन।
किसका है ये वेव इक्वेशन? ऑफ श्रोडिंजर, या फिर हम इसको ऐसा पढ़ते हैं कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ऐसे पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये वेव इक्वेशन किसने दी थी? श्रोडिंजर ने, इसको उसके नाम से रख दिया श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन, इसको हम बोलते हैं साई, और ये बोलता है टोटल एनर्जी। अब ये इक्वेशन कहां से आया? आपकी किताब में साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, साफ अक्षरों में। ये इक्वेशन कहां से आया? इस किताब के बस की बात नहीं है, लिटरली लिखा हुआ है। पेज नंबर आपको मैं बता देता हूं, पेज नंबर 45 पे थर्ड लाइन, सॉल्विंग श्रोडिंजर इक्वेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, लिखा हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। सॉल्विंग द श्रोडिंजर इक्वेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, दिस बुक मतलब आपकी ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था जितना कम हो सके उतना ही जानना। उसने एक और चीज दी थी, उसने दिया था ये वाला, मतलब जब इन सबको उसने सॉल्व किया था तो उसको 3 चीजें मिली थी, 3 क्वांटम नंबर्स मिले थे, जिसको हम जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बराबर, एन से डिनोट करते हैं। फिर दिया था एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, और एक दिया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये 3 क्वांटम नंबर्स उसने दिए थे। अच्छा सर, इसका क्या फायदा हुआ? इसका यह फायदा हुआ कि ये 3 जब हमें पता होते हैं तो हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का हम पता कर सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए वैलिड है। तो सर ये तो फिर वही बात आ गई कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक के लिए चल रहा था, अब मल्टी इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? तो उनके लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए एक नया बंदा आए थे, 2 नए बंदे आए थे एक्चुअल में, लेकिन तुम्हें एक ही ध्यान रखना है, जिसका नाम था गाउड-स्मिथ। गाउड-स्मिथ उसने मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए एक और चीज दे दी, उसने बोला कि एक और नया ले लो, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या ले लो? स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं एस से, मेरे ख्याल से, आई होप सो, राइट, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। चलो अब देखते हैं कि करके क्या है क्या नहीं, ठीक, चलो पढ़ा जाए। अब ये तीनों चीजें कब डिफाइन होती है? ये तीनों जब, ये चीजें कैसे डिफाइन होगी? तो ये होती है साई का स्क्वायर से। इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं अपना, ये वेव प्रोपोर्शनल, ठीक है, मतलब जो वेव इक्वेशन रहती है ना, वो इसको फॉलो करनी चाहिए साई स्क्वायर को, तब जाके ये तीनों डिफाइन होता है, ऐसा। चलो देखते हैं आगे, धीरे 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 समझेंगे। क्या सर इसमें सवाल आएगा? कतई नहीं। क्या सर ये साई स्क्वायर पे सवाल आएगा? कतई नहीं। सर सवाल फिर किस पे आएगा? ये 3 और ये स्पिन क्वांटम नंबर किसने दिया था? गाउड-स्मिथ, इसने दिया था, और इनके ऊपर आएगा ये सवाल। बस सवाल किस पे बनेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर पे, ठीक है। चलो पढ़ा जाए एक एक करके, सबको नोट करना है आपको, कर लो भैया, नोट कर लो। चलो, जिंदगी सवार दूं बिक रही। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। माइक चलो ना, डालो हेडिंग और शुरू करते हैं हम अपना पढ़ना। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो बोहर भाई साहब ने पहले ही दे दिया था। क्या दे दिया था बोहर भाई साहब ने? बोहर भाई साहब ने बोल दिया था कि भैया n इज इक्वल टू क्या होता है? ऑर्बिट। कुछ याद आ रहा है ऐसा? हाँ, ऑर्बिट वगैरह उसने बताया था ना, तो वहां पे उसने n की वैल्यू बता दी थी कि n होता है 1 2 3 4 k l m n शेल ऑर्बिट, एक बात। तो मतलब हम ये कह सकते हैं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसने दिया था? बोहर ने दिया था। लेकिन यहाँ पे आपकी किताब में किसका नाम दे रखा है? श्रोडिंजर का, तो हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। चलो अब पहले लिख लो सबसे पहले ये सब चीजें के कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर होता है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, फिर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर होता है हमारा एक आखिरी स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, एज़ीमुथल को डिनोट करते हैं हम l से, मैग्नेटिक को करते हैं m से, स्पिन को करते हैं n से। जब ये चारों चीजें मिल जाती है
तो ये हमें बताती है इलेक्ट्रॉन की एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी, एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब के कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है वो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, उसकी बात हमें मालूम पड़ेगी अगर हमें चारों पता है तो। अब ये कैसे आएगा, जैसे कि आपने तो सुना रहेगा कि हाँ कौन किसके अंदर आता है, उस सबसे हम बात करते हैं। जैसे कि आपने सुना रहेगा कि एक होता है कंट्री, कंट्री के अंदर क्या आता है, फिर सिटी, सिटी के अंदर क्या आता है, एरिया, और एरिया के अंदर क्या आता है आपका घर, मेरा घर, हाउस। ठीक है, तो याद रखने का तरीका, कंट्री क्या हो गया एन, एन के अंदर क्या आएगा एल, एल के अंदर क्या आएगा एम, एम के अंदर क्या आएगा एस, इस प्रकार से। ठीक है, चलो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। दिखाई दे रहा है ये अच्छे से, हैंडराइटिंग बड़ी निकालनी पड़ेगी। दिख रहा है, ठीक है। I keep watching. She was on her सबसे पहला क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट गिव्स नेम, साइज, शेल, आई मीन शेल की एनर्जी, शेल एनर्जी, या इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ द शेल, ये सब चीजें बताता है। कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अच्छा, किसके बारे में बताता है? टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, किसको इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है वो बताता है। जैसे कि आसान शब्दों में अगर मैं बोलूं n की वैल्यू 1 है, एक और बात जान लो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीग्रल, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीग्रल, इंटीग्रल, ये बात हो चुकी है पिछले लेक्चर में बहुत भरपूर तरीके से। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 है तो k होगा शेल, n इज इक्वल टू 2 है तो k के बाद क्या आता है? k l आता है कि m आता है? सॉरी इतनी बड़ी गलती, k l शेल। फिर n इज इक्वल टू अगर 3 है, n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 5 है तो k l फिर आएगा m शेल, फिर आएगा n शेल, और फिर आएगा o शेल, ऐसे। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। सर साइज कैसे इंक्रीज होगा? इंक्रीज, जैसे कि मान लो कि ये आपका न्यूक्लियस था और ये था उसका के शेल, मतलब ये कोई तो एक एटम है उसका के शेल है, एक ही शेल है उसके पास। फिर ये कोई दूसरा एटम है उसके पास के शेल भी है और एम शेल, एल शेल भी है। मैं क्यों कब से एम बोल रहा हूं, एल शेल भी है। ठीक है, तो जरा देख लो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, दिख रहा है ना फर्क? ये छोटा है ये बड़ा है, तो कोई तीसरा है उसके पास के भी है, एल भी है और एम भी है, एम एल के। तो यहां से यहां तक की दूरी देख लो, इसको हम R1 बोलते हैं, इसको हम R2 बोलते हैं, इसको हम R3 बोलते हैं। तो हमें क्या मालूम पड़ जाए कि रेडियस 1 छोटा है किससे? रेडियस 2 से, छोटा है किससे? रेडियस 3 से। ठीक है, ये बात निकल के आ गई। मतलब कि इससे एक और बात हमें मालूम पड़ जाएगा, अगर इसको हम यहां पे कंपेयर करें तो n की वैल्यू से, तो n की वैल्यू 1 सबसे छोटी होगी, फिर 2 और फिर सबसे बड़ी कौन होगी? 3। ऐसे ही चलता जाएगा ये जो भी है। बस यही बातें आपको जाननी थी मोटे मोटे रूप में, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, अब
अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, ठीक है, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं कोई भी एक शेल में, तो उसको पता करने का फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? 2n का स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में कितने होते हैं? 2n का स्क्वायर। कैसे सर, आप मेरे को जरा बताओ, नहीं समझ में आ रहा है। जरा आओ यहां पे देखो, n की वैल्यू पहले 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर इंटू 2, तो कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे 2 रखो, n की वैल्यू में 2 रखो, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 कितने आ गए? 8। अरे सर ये तो हमने बचपन में पढ़ा है, 2,8, 18। हाँ बस वही बात चल रही है। फिर 3 रखो, तो 3 का स्क्वायर 9, बराबर, और 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 18। फिर 4 रखो, 16, 16 गुनी 2 32 मेरे ख्याल से, यस। फिर 5 रखो, 25, 25 गुनी 2 50। तो ऐसे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में। चलो इतनी बातें मालूम पड़ गई, पक्का, श्योर? बस इतनी बातें आपको जाननी थी। आपको एक और बात जाननी है क्या? अब देखो ये सब क्या है? शेल है। शेल है मतलब कि एक और बात जाननी, मतलब कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। ये सब शेल की बात हो रही है। शेल को हम क्या कहते हैं दूसरे नाम से? ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक और चीज इसमें नहीं आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। अरे 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 सर ये क्या बॉम्ब पे बॉम्ब फेंक रहे हो? ऑर्बिटल क्या होता है? कुछ नहीं, धीरे धीरे आप पढ़ोगे सब समझ जाओगे। ऑर्बिटल की जब हम बात करेंगे तो अगर मेरे को पता करना है के में कितने ऑर्बिटल है, मालूम पड़ेगा धीरे धीरे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो उसका फॉर्मूला आ जाता है n स्क्वायर। क्या आ जाता है? n स्क्वायर, सिर्फ n स्क्वायर। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो, तो कितने आ गए? 1 ऑर्बिटल आ गया। फिर यहां पे n स्क्वायर, ठीक। फिर वहां पे 2 रखो n स्क्वायर की वैल्यू में, तो 4, तो इसमें कितने? 4 ऑर्बिटल आते। 3 रखो तो कितना हो जाएगा? 9 ऑर्बिटल। 4 रखो तो कितना हो जाएगा? 16 ऑर्बिटल। 5 रखो तो हो जाएंगे 25। सर 5 रखने पे 25 कैसे आ रहे? 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, ठीक है। ऐसे नोट कर लो इतना। चलो हो गया खत्म, यही था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब पढ़ेंगे एज़ोमेथल क्वांटम नंबर। एज़ोमेथल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ये सब भाई साहब श्रोडिंगर ने दिया था। अगला होता है हमारे पास एज़ोमेथल क्वांटम नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं L से। इसका एक और नाम होता है, वो है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, नाम है इसका, ठीक है। खाली आपको ध्यान रखने के लिए बता दिया। चलो अब किसने दिया था हम सबको पता है, श्रोडिंगर ने दिया था। दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात यह आती है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक रेंज करती है। तो वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 टू n-1 तक इसकी वैल्यू होती है। सर नहीं समझ में आया, मैंने कहा समझाया है, रुक जाओ बताएंगे, अभी सब समझेंगे। कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर n-1 तक। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इट रिप्रेजेंट्स, लिख लीजिए आप भी साथ में, इट रिप्रेजेंट्स शेप ऑफ सबशेल एंड बस यही, शेप ऑफ सबशेल। क्या रिप्रेजेंट करता है? शेप ऑफ सबशेल। और लिखवाते क्या? एंगुलर मोमेंटम भी बताता है ये, बस इतनी बातें थी। आपको तो ये ध्यान में रखना है, इट रिप्रेजेंट्स शेप ऑफ सबशेल। चलो सर ऊपर थोड़ा पॉइंट समझाओ, आओ देखते हैं। अगर मैं बोलूं n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है। चलो तो यहां पे L की वैल्यू क्या होगी? देखो L की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर n-1 तक। तो सबसे पहला 0,
फिर n माइनस वन, 1 माइनस 1 0, हो गया, खत्म, सिंपल। यहां पे l की वैल्यू 0, फिर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1, फिर यहां पे l की वैल्यू 0, फिर 3 माइनस 1, पहले तो n माइनस 1 होगा ना, फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 तक होती है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब 0 से लेकर n माइनस 1 तक के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो सब होगा। तो यहां पे 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 आ जाएगा 2, और 0 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 1, वो भी आ जाएगा। n इज इक्वल टू 4 की बात करें तो सबसे पहला l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 3, तो 3 और अपना ये क्या नाम है, 0 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 2 नंबर आते हैं, 1 और 2, इसी को तो बोलते हैं फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। ये आ गए तुम्हारे अलग अलग क्या सारी वैल्यूज, किसकी, l की वैल्यूज। मतलब पहला जो शेल है उसके साथ l इज इक्वल टू 0 है, दूसरे शेल के साथ l की वैल्यू 2 है, 0 और 1, तीसरे के साथ 0 1 2 3, चौथे के साथ 0 1 2 3 और 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर ये सब क्या दिखाते हैं, तो l इज इक्वल टू अगर 0 हुआ तो कुछ नई चीजें आ रही है, ध्यान देना, आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, वो हो जाता है s सबशेल। अगर l की वैल्यू 1 है तो वो हो जाता है p सबशेल, अगर l की वैल्यू 2 है तो वो हो जाता है d सबशेल, और l की वैल्यू अगर 3 है तो वो हो जाता है f सबशेल। क्या सर इसके आगे भी होता है, अभी तक तो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए, जब हो जाएंगे तो आगे भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, अभी तक 118 एलिमेंट है, इसके लिए हमें कहां तक पता है, सिर्फ f सबशेल तक पता है। ठीक, आगे बात करते हैं। तो सर आपने बोला था कि ये बताते हैं शेप कैसा है, इसमें शेप तो दिख ही नहीं रहा, आओ इधर समझाते हैं शेप। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो s सबशेल होगा, अगर l की वैल्यू 1 है तो कौन सा होगा, p सबशेल होगा, अगर l की वैल्यू 2 है तो होगा d सबशेल, और अगर l की वैल्यू 3 है तो होगा f सबशेल। कौन सा होगा, f सबशेल। तो इनका शेप्स कैसा होता है सर, वो तो बताओ, उसीलिए तो हम लोग रुके हैं। तो इसका होता है s सबशेल का होता है तुम्हारा स्फेरिकल शेप, गोलाकार आकृति। ठीक है, p सबशेल होता है तुम्हारा डंबेल शेप, इसका होता है डबल डंबेल, और इसका होता है तुम्हारा कौन सा हो गया, सही सुना, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, बस आपको ध्यान में रखना, उसका होता है कॉम्प्लिकेटेड, मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है, आसान शब्दों में। अच्छा सर इन सब के और चित्र बना के दिखाओ कैसे कैसे दिखते हैं। तो स्फेरिकल यानी कि ऐसा मस्त गोलाकार होगा, पी सबशेल डंबेल यानी कि ऐसा होगा। अब देखो थोड़ा बहुत डंबल जैसा दिख रहा है, इसीलिए वो हम डंबल रहते हैं ना, ऐसे 2 गोले रहते हैं आजू बाजू में, ये होता है डबल डंबल, मतलब एक ऐसा सुला दो और एक ऐसा खड़ा करवा दो, ये इस प्रकार से। ठीक है, और ये होता है कॉम्प्लिकेटेड जो हमें पढ़ना नहीं है। तो इतनी बातें हो गई तुम्हारे किसके अंदर, एजोमेथल क्वांटम नंबर के अंदर। और बातें हैं, जी हाँ, अगर मेरे को पता करना है हर एक सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, कि इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब। ये सबशेल अभी धीरे धीरे बहुत क्लियर होगा, हाँ अभी आप टेंशन मत लो, कैसे क्लियर होगा हम बताएंगे। तो मेरे को पता करना है तो वो होता है 4l प्लस 2, 4l प्लस 2। सर नहीं समझ में आया 4l प्लस 2 क्या आपने लिखा है, बता रहे, सांस ले लो। देखो यहां पे अप्लाई करो, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मेरे को पहले बताओ l की वैल्यू यहां पे क्या है, 0 है। भैया ये ध्यान रखना है, l की वैल्यू 1 इज इक्वल टू, मतलब ये नहीं ये, ठीक है, मतलब ये दोनों एक ऐसा। l की वैल्यू 2, 0 को हम काउंट नहीं करते तो 1 और 2 ऐसा। l की वैल्यू 3 मतलब 1 2 और 3 ऐसा, 0 काउंट नहीं करते। इसके बाद देखो यहाँ पे l की वैल्यू 0 आई थी, ध्यान में रखना, पहले रखो यहाँ पे l की वैल्यू 0, तो 4 0 0 प्लस 2, तो इसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे l की वैल्यू क्या है, 1 रखो, 4 1 1, 4 इंटू 1 प्लस 2,
कितना आ जाएगा, ये आ गया 4 इंटू 0 प्लस 2, ये कितना आ गया 4 इंटू 1 प्लस 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। फिर यहां पे देखो तो इसकी वैल्यू 2 है, तो 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 2 जा 8, बरोबर दिख रहा है ना, 4 2 जा 8 और 8 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन। और यहां पे 4 इंटू 3 प्लस 2, तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, इतना नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो फटाफट एकदम, ये सारी चीजें साथ ही साथ नोट डाउन करोगे ना तो आपको आसानी पड़ेगी। आसानी कैसे पड़ेगी सर, आसानी ऐसे पड़ेगी कि आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कहां चल रहा है, वो किधर गया, ये कहां गया, तो साथ साथ नोट डाउन करते चलो। चलो आगे बढ़ा जाए सर, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अभी अब आगे आ जाते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर। क्या कहते हैं हमसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आइए लिख लेते हैं। इसके सम्मान में 4-5 लाइनें लिख लेते हैं फटाफट पहले। तो सबसे पहले इट रिप्रेजेंट्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ये जो हमने अभी लिखा था ना, सबशेल, मतलब जैसे कि वो एस पी डी एफ, वो सब क्या थे, सबशेल, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। दो बातें। दूसरी बात कौन सी है कि जो हमने शेल लिखे थे KLMN, उसी को शेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। तो शेल ऑर्बिट, सबशेल ऑर्बिटल, गया पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। फिर और दूसरी बात ये बताते हैं कि ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब समझ में आता है, जैसे कि बादल होता है ना, तो वैसे इलेक्ट्रॉन का क्या रहता है, क्लाउड फॉर्मेशन रहता है, उस सबसे लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे सर क्या है, अब हम बात करते हैं फॉर इसका वैल्यू की, फॉर एनी वैल्यू ऑफ L, फॉर एनी वैल्यू ऑफ L, M will be from -L to +L, -L to +L, ठीक है, M will be -L to +L। चलो अब समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है, कि जैसे कि मान लो L की वैल्यू अगर 0 है, L की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, L की वैल्यू अगर 0 है तो M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी भैया 0, बिकॉज प्लस माइनस इसमें होता ही नहीं है। तो इसीलिए इसको L की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, S सबशेल के लिए, या S ऑर्बिटल तुम लोग लिख लो अभी के लिए। तो किसके लिए होती है, S ऑर्बिटल के लिए, मतलब, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक डिब्बा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। P की अगर हम बात करें तो L इज इक्वल टू 1 होता है उसके लिए, राइट, L इज इक्वल टू 1 होता है। वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -L से +L तक, मतलब -1 से +1 तक, और बीच में कौन सा आ जाएगा, 0। तो इसमें L की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। इन तीनों का नाम ये कौन सा है, P ऑर्बिटल। क्या है ये, P ऑर्बिटल। और हर एक में आपको पता है P ऑर्बिटल में कितने जाते हैं, हम अभी पीछे डिराइव कर चुके हैं। P ऑर्बिटल में P सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है अगर 6 इलेक्ट्रॉन है और 3 कमरे हैं, कमरे मतलब 3 अगर क्या है हमारे M की वैल्यू, तो वो तीनों में 2-2-2 बट जाएगा ऐसा। D की अगर हम बात करें तो L कितना होता है उसके लिए, 2 होता है, तो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -2 से +2 तक, और बीच में कौन से आ जाएंगे, -1 0 +1 ऐसा। अब आप सबको याद हो तो D ऑर्बिटल में
10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, 5 कमरे, दो 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 दो। ठीक है, इनका नामकरण वामकरण हम सब देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। आगे आगे बढ़ते हैं। एफ की बात करें तो एफ की होती है वैल्यू 3। एफ की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो -3 से +3 तक बीच में क्या आ जाएगा? -2, -1, 0, +1, +2। अब आप सबको पता है एफ ऑर्बिटल में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 कमरे, दो 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 दो, सब में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ये था तुम्हारा सारा खेल। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इतना फटाफट। और हम अभी अपना आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है, क्या नाम है? स्पिन क्वांटम नंबर। यस, तो तब तक मार्कर में इंक फिल भर लेता हूं। चलो कर लिया नोट? आ गए हमारे आखिरी उस पर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं एस से। तो मैंने आपको बताया था ये किसने दिया था? इट इज गिवन बाय गॉडस्मिथ ने। किसने दिया था? गॉडस्मिथ में। कौन से साल में? मेरे ख्याल से 1925 में दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्यों दिया था? सबसे पहले तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए, कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने देखा था अभी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए। तो लोग क्या दिखाते हैं? रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सेस। सर ये क्या बता रहे हो आप? बता रहे पूरा विस्तार में बता रहे। जैसे कि अब स्पिन कितने प्रकार का होता है, मतलब गोल घूमना कितने प्रकार का। आप और मैं अगर गोल घूमेंगे तो कितने प्रकार से घूमेंगे? एक तो क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के हिसाब से और घड़ी के उल्टे। तो वही दो चीजें हैं यहां पे भी। एक तो हो जाएगा क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है, अब क्लॉकवाइज स्पिन के लिए आप किसी को भी कुछ भी डिनोट कर सकते हो, आपकी मर्जी। हम डिनोट करते हैं ऊपर वाला एरो, ठीक है, क्लॉकवाइज इसीलिए। या फिर इसको हम डिनोट करते हैं आधे एरो से भी, ये ऐसा। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम डिनोट करते हैं नीचे वाला एरो, या फिर इसको हम डिनोट करते हैं नीचे वाला आधा एरो, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका जो स्पिन आता है वो आता है ±½ और इसका भी स्पिन आता है ±½ सर प्लस माइनस क्यों? किसके साथ कौन सा स्पिन है हमें नहीं पता। जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भी गोल घूम सकता है, ऐसे भी गोल घूम सकता है। तो अगर ऐसे गोल घूम रहा है तो घड़ी के हिसाब से हो गया, और अगर ऐसे गोल घूम रहा है तो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। बस यही होता है स्पिन का मतलब। ठीक है, मोटे मोटे रूप में इतना ही था स्पिन में। पूरा डिटेल में बता दिया, लेकिन इतनी ही तुम्हें बातें जाननी है स्पिन के बारे में। हाँ, अभी वो लास्ट में जो हम इक्वेशन के लिए रुके थे, अब वो इक्वेशन भी लिख लेते हैं। यहीं पे लिख देता हूं, मैं एक काम करता हूं, ये नीचे छोटा सा श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन मैं लिख के लाया हूं मेरी किताब में, आप भी लिख लो। अगला आपको पसंद हो तो वो आपके टेक्स्ट में से क्यों लिखा है बियॉन्ड आवर स्कोप, वो इस रीजन की वजह से। खाली इक्वेशन देखना है इसका, ठीक है।
ये इक्वेशन थी उसकी, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन। दिस इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दिस इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब पता चला ये क्यों नहीं आपके टेस्ट में ऐसा लिख के रखा है कि इट इज आउट ऑफ आवर स्कोप। मेरे को इसीलिए पता है बिकॉज मैंने अपने टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ा था। और दूसरी बात, मैं अभी जो डिग्री परस्यू कर रहा हूं, बीएससी 3rd ईयर में हूं मैं, ठीक है, तो मैं केमिस्ट्री से कर रहा हूं, इसके लिए मैं आपको ये बता भी पा रहा हूं। केमिस्ट्री और फिजिक्स हम दोनों को, हम लोग को आती है, इन जनरल आती है, मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को ये क्वेश्चन पता है। एक्चुअल में 2nd ईयर में मेरे को इसका पूरा डेरिवेशन था। जब मैं 2nd ईयर में था ना, तो डेरिवेशन समझ में आता है ना, मतलब ये कैसे डिराइव होती है इतनी बड़ी वेव इक्वेशन, वो पूरा डेरिवेशन था। इसमें अगर आपको टर्म्स जानने तो इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। इसको हम बोलते हैं ये स्क्वायर, इसको डेबा स्क्वायर अपॉन डेबा एक्स स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं क्या नाम है इसका, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर ये जो ई होता है, ये होता है हमारा एनर्जी, यहां पे वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। फिर और कुछ बचता है, एच तो पता है, एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, पाई होता है, पाई होता है 8 होता है। यही सब चीजें दे रखी थी, ठीक है। इसके लिए इसको हम पढ़ते नहीं है बिकॉज हमारे इसके और टेक्स्ट बुक के बाहर होता है ये। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। बाकी पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।